हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। सो जैसे आप जानते हैं कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था, दैट वाज 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हमने पूरी 3-4 वीडियोस में इसको कवर कर चुके हैं। सो आज की रिवीजन के लिए वी आर हेयर फॉर द MCQs। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, काइंडली क्लिक ऑन द आई बटन अबव द स्क्रीन एंड यू कैन गो थ्रू देम। ओके, तभी ये MCQs देखने का फ़ायदा है, अदरवाइज ये तो ऐसे ही तुक्केबाजी की बात है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, 73rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर। वेरी जनरल क्वेश्चन, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है कि ये जो 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या प्रोवाइड करता है, इसका क्या मेन एम था। जैसे कि हमें पता है कि इसका सबसे बड़ा एम जो था कि देयर शुड बी 3 टायर सिस्टम, दैट वुड बी विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो द आंसर वुड बी लास्ट। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शन। सबसे पहले हमारे पास 2 टायर सिस्टम, देन हमारे पास है जिसमें विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट की बात की है। नेक्स्ट वी हैव विलेज एंड ब्लॉक, उसके बाद ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट की बात की है। लेकिन हमारे पास क्या आना चाहिए, 3 टायर सिस्टम आना चाहिए, जिसमें क्या क्या था, village level, block level and district level. Very general question. Moving to the next, we have who makes provision with respect to the maintenance of accounts by panchayat and the auditing of such accounts. अब देखिए, हमने पढ़ा था कि ये जो अकाउंट्स की मेंटेनेंस होती है, क्योंकि उनके फंड प्रोवाइड किए जाते हैं तो उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए। ऑडिटिंग मीन्स वेरिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स इज नोन एज ऑडिटिंग, कि आप बताइए कि आपने मतलब प्रॉपरली सब कुछ मेंटेन किया है कि नहीं। सो ये जो है, दिस ड्यूटी बिलोंग्स टू, ये कौन ड्यूटी बिलोंग्स टू, हु मेक्स प्रोविजन किससे बिलोंग करता है। द आंसर वुड बी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, बिकॉज फाइनेंस कमीशन इज ओनली कंसर्न विद द फंड्स, वो फंड्स प्रोवाइड कर देती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पंचायती राज से कोई नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो द आंसर फॉर दिस वुड बी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। आई एम हाईलाइटिंग इट हेयर। मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव द स्टेट इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय। हमने किया था कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो होना चाहिए इन तीनों टायर में, जो सुपरवाइज करे उनकी इलेक्शंस को। तो ये जो है, इसको अगर रिमूव करना हो तो कैसे रिमूव होगा, बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, बाय द स्टेट असेंबली, थ्रू एन ऑर्डर इशूड बाय चीफ मिनिस्टर, और थ्रू अ प्रोसीजर सिमिलर टू दैट फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। द आंसर फॉर दिस वुड बी लास्ट, थ्रू द प्रोसीजर सिमिलर टू दैट ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे, आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। इसमें मैं बोल सकती हूँ कि ये जो MCQs अगर इसमें पंचायती राज में आए थे, मैंने ऑलमोस्ट कवर किए हैं, 2-3 तो इसमें से होंगे ही, मतलब अगर जो आएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमें क्या करना है, हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और उसमें से बताएंगे विच ऑफ देम आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 73rd अमेंडमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास है डिसीजन मेकिंग पावर्स, कौन से होती है डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं। देन हमारे पास है सिस्टम एज अ होल, पूरे सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन किसकी होनी चाहिए, सिस्टम एज अ होल भी होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ही बताया था ना हमने। और जुडिशियल पावर्स की डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए बोला था, नहीं। जुडिशियल सिस्टम की जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात कहीं भी नहीं की गई है अंडर 73rd अमेंडमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की गई है। सो आंसर वुड बी 1, 2 and 4, because if we talk about judicial powers, they are not to be decentralized under 73rd amendment. इसका आंसर बनेगा this one, 1, 2 and 4. Moving to the next question, another important question हमारे पास है, which of the following is the following about article 243G is correct। हमने 243G के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो हम यहाँ पे पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। पंचायत should be enabled by law to function as the agent of state government।
Panchayat should be enabled by law to function as an institute of self-government. Panchayat will be acted as an implement agency for the central sponsored schemes, and Gram Panchayat will be answerable to district panchayat. So हमने बात किया था कि उनकी क्या होनी चाहिए, उनको सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में उसमें बात की गई थी. So the answer for this would be let me take pointer. Yeah. Panchayat should be enabled by law to function as institution of self-government. This is the right. आपको याद रखना है, मैंने पढ़ाया था 243A जो भी था, इनके काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह 243 में जो आते हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू देम, उनको लर्न करना है क्योंकि इसके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आया है कि डज नॉट अप्लाई टू. मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि जो ये है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे को कहाँ पे अप्लाई नहीं होती है. तो हमने बात की थी मिजोरम में नहीं अप्लाई होता है, नागालैंड में अप्लाई वो नहीं होता है, मेघालय में वो नहीं अप्लाई होता है, एंड अदर यूनियन स्टेट्स में भी अप्लाई नहीं होता है एक्सेप्ट दिल्ली. सो अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो हमारे पास ऑप्शन गिवन है जहाँ पे अप्लाई नहीं होता, दैट वाज मेघालय. मेघालय वुड बी राइट आंसर्स. आपको सारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज याद रखनी है जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज द रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एवरी पंचायत मेड. अब बताइए, हमने बात की थी कि रिजर्वेशन होनी चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, शेड्यूल्ड कास्ट की, तो वो कौन से प्रोविजन के अंडर पड़ता है. वी नो डैट कि 243 आर्टिकल आता है 73rd अमेंडमेंट में, तो उसके अंडर जो सब आर्टिकल्स आते हैं तो उसमें किसमें बात की गई थी, 243D में. क्यों हमने QVS जो थे वो तो दे आर नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, तो मैंने यहाँ पर D लिखा है, DS. ये इसी में इनके रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है. Now next we have, what is the minimum population below which panchayat at the intermediate level are not constituted as per the provision of the Constitution 73rd Amendment Act. जैसे हमने पढ़ा था कि 73rd Amendment Act में there should be 3-tier system, बट देयर अराइजेज अ कंडीशन कि अगर कहीं पे एक पर्टिकुलर उन्होंने नंबर बताया था कि अगर उसकी पॉपुलेशन उससे एक्सीड नहीं करती है तो वहाँ पे मंडल परिषद, दैट इज ब्लॉक लेवल की जो पंचायत है वो वहाँ पे नहीं बनेगी, जिसे इंटरमीडिएट लेवल भी बोला जाता है. इस क्वेश्चन में बताया इंटरमीडिएट लेवल, आपको याद रखना है इंटरमीडिएट लेवल इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉक लेवल. तो अब जहाँ पे नहीं बनती है उसके लिए क्या पॉपुलेशन का उन्होंने बताया है, कितनी होनी चाहिए, 20 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए. तो मिनिमम पॉपुलेशन 20 लाख चाहिए ही चाहिए अगर आप वहाँ पे ब्लॉक परिषद बनाना चाहते हैं, ब्लॉक ये मंडल परिषद और ब्लॉक लेवल. ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू. मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव which of the following is correct with respect to the 73rd amendment of Constitution of India. अब आपने 73rd amendment Constitution of India इतने अच्छे से पढ़ लिया है तो अब आपको पता होना चाहिए कि उसके हिसाब से क्या क्या करेक्ट है. हम पढ़ते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत, ऑफ कोर्स ये मिलना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत की पूरे में बात की गई है. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इसके बारे में बात की गई है कि वुमेन के रिजर्वेशन होनी चाहिए, 1/3 वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है. प्रोवाइडेड परमानेंट स्ट्रक्चर फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की तो कोई कहीं बात नहीं की गई है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की बात की गई है, बट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की कहीं बात नहीं की है. सो द आंसर वुड बी 1 and 2 ओनली. हम यहाँ पे कर देते हैं इसको हाईलाइट. 1 and 2 वुड बी द राइट आंसर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. अब हमारे पास आ रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया the state legislature delegates power and function to the पंचायत. अगर हम बात करें इसकी पावर ऑफ पंचायत, डेलीगेट्स पावर मतलब आगे अपनी पावर्स देना, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जहां बात किया गया है तो वो कौन से सेक्शन में बात की गई है, वो बात की गई है 243G एंड 243H में. इन दोनों में बताया गया है कि कैसे पावर्स एंड अथॉरिटीज आगे डेलीगेट की जाएंगी. So you need to remind them.
डी में जैसे रिजर्वेशन की बात की गई है, जी एंड एच में डेलीगेशन ऑफ पावर्स की बात की गई है. Now next we have in 1977 under whose chairmanship the पंचायती राज was formed. अगर आपने पढ़ी है अपनी प्रॉपर कमेटीज तो आपको पता होगा 1977 में हमारी किसकी कमेटी थी, बलवंत राय की, तो उनसे पहले थी. देन अशोक मेहता की उनके बाद आई थी. तो हम क्या करेंगे, 1977 में अशोक मेहता की कमेटी थी, तो हम इनको द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी अशोक मेहता. ओके, वो चेयरमैन थे तब अशोक मेहता कमेटी के ही. मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हमारे पास है which of the following statement are correct. Again in respect to village, अब है village पंचायत are responsible for. अब village पंचायत किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हम यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ऑफ कोर्स विलेज पंचायत इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हाँ इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. हमने पढ़ा था कि विलेज पंचायत में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के होनी चाहिए, रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए. उनके वहाँ पे जो चाइल्ड वेलफेयर है और मेटर्निटी बेनिफिट्स वगैरह जो है, ये उन सब की भी बात की गई थी एट विलेज लेवल पे. बट हायर वोकेशनल एजुकेशन की अगर बात की जाए तो ये विलेज लेवल पे बात नहीं की गई है इसके बारे में. So the answer for this question would be 1, 2 and 3. Let me highlight. Yeah, 1, 2 and 3 would be the right answer. Moving to the next. Which of the following state was the first to introduce पंचायती राज सिस्टम. वेरी जनरल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले किसने बात की थी यहाँ पे, पंचायती राज किसने इंट्रोड्यूस किया था कौन सी स्टेट में. सो द आंसर वुड बी राजस्थान. राजस्थान में सबसे पहले जो था पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था, यू कैन से इंट्रोड्यूस हुआ था. मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव, अब हमारे पास है क्वेश्चन फॉर द असर्शन एंड रीजन. देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये असर्शन एंड रीजंस वाले क्वेश्चन आते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है. देखिए हमें दो स्टेटमेंट दी गई होती हैं. सबसे पहले हमारे पास असर्शन, देन उसी के नीचे हमें रीज़न दिया गया होता है. तो कभी कभी ये दोनों स्टेटमेंट्स भी करेक्ट होती हैं, कभी एक करेक्ट होती है, कभी फर्स्ट करेक्ट होती है, कभी सेकंड करेक्ट होती है. लेकिन हमने क्या करना है, इनका रिलेशनशिप देखना है. हमें क्या, अगर हम क्या करेंगे, अगर हमें आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट और ए जो है वो करेक्ट आर की एक्सप्लेनेशन है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा. ध्यान से सुनिए. देखिए अगर हम असर्शन के बाद उसमें आगे बिकॉज लगाते हैं और आगे उसका रीज़न वाला जो स्टेटमेंट है वो जोड़ दें, तो अगर एकदम वो सेट बैठे तो इट मीन्स असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायती राज बॉडीज विल पेव द वे फॉर द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. जो असर्शन है वो बिल्कुल ठीक है, हमें पता है ये असर्शन है, हमारी स्टेटमेंट दी गई है कि वुमेन्स के लिए एक सीट्स रिजर्वेशन है यहाँ पे. तो लेकिन जो इन्होंने बताया उसका रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न इसलिए है क्योंकि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज असेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट. तो अगर हम इसमें लगा दें, बिकॉज लगा दें बीच में, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन in panchayati raj body will pave the way for the political empowerment because empowerment of women is essential for the achievement of democracy and development. बिल्कुल सेट बैठ रहा है. So the answer for this is first one. Both A and R are individually true and R is the correct explanation of A. अगर आपको लगे जो A है वो R दोनों ठीक है, लेकिन जो आर है उसमें आर से रीज़न से पहले अगर हम बिकॉज नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब उसका पूरा वो रीज़न नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर होता बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, ये क्वेश्चंस ऐसे करने होते हैं असर्शन और रीजनिंग के. मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हमारे पास है कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स. अब हमारे पास फीचर्स दिए गए हैं. Panchayat have now been brought under the direct supervision of the government. Finance Commission of the state now determines the distribution.
of taxes and duties between states and panchayat. Panchayats are now entitled to receive grants and aids directly from the central government. 1/3 of the seats in the panchayat are now reserved for the women. हमें पता है 1/3, ये तो बहुत कॉमन स्टेटमेंट है. जो फोर्थ है that is correct. सेकेंड देखें, स्टेट कमीशन नाउ डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन अगर हम देखे जाए फर्स्ट एंड थर्ड, दे आर नॉट करेक्ट विद in respect to the 73rd amendment. So the answer for this would be 2 and 4. 2 and 4 statements are correct. तो आज हमने अच्छे से इसकी रिवीजन कर ली है. ये जो हमने पढ़ा 73rd अमेंडमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे इसमें. होप यू लाइक द लेक्चर. और अगर आपको कोई भी इसमें अभी भी डाउट आ रहा है, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.